नमस्कार व्यूअर्स। जो आपको स्लाइड पे टॉपिक दिख रहा है वो मेरा एक्चुअल टॉपिक नहीं है। एक्चुअल टॉपिक है घुसपैठियों की समस्याएं पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, पूरे यूरोप में, अमेरिका में भी फैल रहा है। बाकी कंट्रीज जो हैं वो भी अफेक्टेड है इससे। पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो करीब 800 करोड़ के करीब है, जिसमें 200 करोड़ लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहते हैं। अगर आप देखें तो उसमें आता है आपका पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है और भारत आता है और साथ में नेपाल वगैरह है, श्रीलंका, नेपाल। घुसपैठियों की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर सरकारें इसमें सजग नहीं रहेंगी तो नागरिकों का बहुत नुकसान होने वाला है। अभी आपने एक केस देखा जो पीछे स्लाइड बता रही है, वो है कि स्पेन में प्रॉब्लम क्या है। स्पेन की कुछ समस्या है। स्पेन में काम नहीं है, स्पेन में हॉस्पिटल्स की कमी है, स्कूल्स की कमी है, बेरोजगारी है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो मनुष्य झेलता है। स्पेन में बॉर्डर सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम है और साथ में लेबर शॉर्टेज भी है। तो ये सब समस्याएं जो स्पेन झेल रहा है, इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स नेपाल में चल रही हैं। फिर हम भारत की भी बात करें तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो सारी जो ये समस्याएं वो घुसपैठियों से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं, उनसे रिलेशन रखते हैं। इससे आगे हम मोरक्को वाला एक वीडियो देखते हैं जिससे हमको थोड़ा बहुत पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है। قيمة بواجب تمنع عدد الشباب شنو يوصلوا مدينة سبسة، ولكن أمام التدخل على عدد كبير ديال الشباب وبأي ردة فعل. يعني شوفوا الآن شحال من واحد अगर स्पेन के नक्शे की बात करें तो जैसे हम क्योटा की बात करते हैं, जो एक छोटा सा इलाका है, 10 किलोमीटर के करीब इलाका है, जो मोरक्को यानी कि अफ्रीका और यूरोप, जिसका पहला कंट्री है स्पेन, उसके बीच में एक एनक्लेव है, एक जगह है जो 10 किलोमीटर के आसपास। कहीं ना कहीं र्यूमर्स फैला दी गई। र्यूमर्स क्या फैला दी गई कि वहां पे सिक्योरिटी लूज है तो आराम से घुसा जा सकता है। 60,000 इमिग्रेंट्स जो थे, 60,000 घुसपैठिए जो मोरक्को से, वो चले गए वहां पे और किसी तरह घुसने की कोशिश करने लगे। अब 60,000 में से करीब 70 के करीब लोग, इनफैक्ट 67 बोला है, पर 70 के करीब लोग मर चुके हैं अब तक, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी टाइट थी और लोगों को गोलियां भी मारी गई। कुछ वो अपने आप भी मरे। तो इस तरह की घटनाएं वहां पे हुई और ये कारण था घुसपैठ। जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज, उनका कहना था कि ये सोवरेनिटी पे अटैक है, एक लोकतांत्रिक देश पे अटैक है, किसी तरह का एक प्रहार है, और इसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। अब समस्या यहां पे सिर्फ स्पेन की नहीं है, यहां पे समस्या और भी कई है। अब सबसे ज्वलंत जो समस्या है, लोग अपना देश क्यों छोड़ते हैं? कोई भी अपना देश छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी अपना घर छोड़ना नहीं चाहता, पर कुछ समस्या है। अब समस्या क्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, संसाधनों की कमी, जगह की कमी, युद्ध वगैरह, वार एंड कॉन्फ्लिक्ट जिसको बोला जा सकता है, गरीबी, पॉवर्टी जिसको बोलते हैं। इस तरह की कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण आदमी अपने देश को छोड़ना चाहता है और छोड़ भी देता है। वो चाहे किसी भी देश का नागरिक क्यों ना, अगर वो डेवलपिंग कंट्री है तो वो डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाने की कोशिश करता है इन सब कारणों से। और इन सब पे जो सबसे ज्यादा हावी है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई तो ये समस्या आती रहेंगी। अब यही सब वो कारण है जिसकी वजह से यूरोप की तरफ माइग्रेशन बढ़ता है। ये कुछ बात हुई क्यों स्पेन की तरफ लोग जा रहे हैं, क्यों यूरोप की तरफ जाते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक और समस्या ले लेते हैं जो हमारी पड़ोसी कंट्री की है। पहले आपने म्यांमार की भी प्रॉब्लम देखी थी, वो भी घुसपैठ की प्रॉब्लम थी। कहीं ना कहीं समस्या वो झेल रहे थे, उन्होंने किसी तरह से लड़ाई झगड़ा करके उनको भगा दिया, घुसपैठियों को भगा दिया। अब बिल्कुल वैसी की वैसी समस्या नेपाल में हो रही है। नेपाल में आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या चल रहा है। कई शहरों में सांप्रदायिक हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। अधिकारियों के अनुसार हालिया सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद सड़कों पर पुलिस और सेना के जवान तैनात हैं।
सुनसरी जिले के दीवानगंज में रविवार रात एक झड़प हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि इस झड़प में 25 लोग घायल हुए। विवाद एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान शुरू हुआ। इसकी वजह तेज संगीत और धार्मिक झंडे बताए गए हैं। रविवार को सुनसरी में 2 लोगों की मौत हो गई थी। गुरुवार को पड़ोसी सिराहा जिले में एक और मौत की खबर आई। पुलिस ने कहा है कि घटनाओं की जांच की जा रही है। शुक्रवार को किसी नई हिंसा की सूचना नहीं मिली, लेकिन एहतियात के तौर पर कर्फ्यू जारी रखा गया है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अब जो वायलेंस हुई है उसका नाम रखा गया सुरसरी वायलेंस 2026 में हुई है और नेपाल में हुई है। बालेंद्र शाह के दौर में हुई है। कारण बहुत सारे बताए जा सकते हैं, पर वो सिर्फ ट्रिगर्स थे या कैटलिस्ट थे, किसी तरह से उसको चिंगारी लगाने के लिए थे। उसमें कह सकते हो आप धार्मिक झंडे कहला सकते हैं, या लोगों को मार देना है, या डीजे का बजना हो गया, लाउड स्पीकर्स का बजना हो गया, दोनों समुदायों के बीच में पत्थरबाजी होने लगी। ये सब कैटलिस्ट है। एक्चुअल जो मुद्दा है वो है घुसपैठियों का। नेपाल में भी घुसपैठियों का प्रॉब्लम रहा। अगर समय रहते संभाली जाती तो ये प्रॉब्लम नेपाल में नहीं होती, पर गवर्नमेंट संभालती नहीं है। राजनीति होती है, वोट की पॉलिटिक्स होती है। अब इसके कुछ रीजंस बताए हुए हैं। सोशल मीडिया पे रूमर्स फैलाई जाती हैं, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है, विश्वास की कमी होती है दोनों कम्युनिटीज में, यानी कम्युनिटी मिसट्रस्ट होता है, समय पर सही स्टेप नहीं ले पाते, और पॉलिटिकल डायनेमिक्स इस सारे खेल को बिगाड़ देती है। अब जो भी कह सकते हैं उसका रिजल्ट तो ये तीन लोग मारे गए, वहां पे 25 से ज्यादा घायल हो गए, एक्स्ट्रा फोर्स लगा दी गई, और ये नेपाल में जो कुछ हुआ ये सब आप देख रहे हैं। कारण इसके पीछे कुछ नहीं है, कारण इसके पीछे घुसपैठी ही है। ये एक और वीडियो आपको दिखाएगा। हमने विदेशों की बात करी, हमने आस पड़ोस के देशों की बात करी, अब हम भारत की बात कर लेते हैं, भारत के घुसपैठियों की बात कर लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि क्या भारत में हो रहा है। इसमें एक बंदा देखेंगे जो विक्ट्री का साइन भी दिखाएगा, यानी कि उनको कोई परवाह नहीं है। देखना, आप ध्यान से देखना अभी थोड़ी देर बाद, मतलब घुसपैठियों को बिल्कुल परवाह नहीं है। इसमें एक बंदा देखेंगे जो विक्ट्री का साइन भी दिखाएगा, यानी कि उनको कोई परवाह नहीं है। देखना, आप ध्यान से देखना अभी थोड़ी देर बाद, मतलब घुसपैठियों को बिल्कुल परवाह नहीं है। अब इनकी शक्लें भी भारतीयों जैसी हो गई हैं। अभी देखना, विक्ट्री का साइन दिखाएगा, उसको परवाह ही नहीं है। ये विक्ट्री का साइन दिखाया इसने। इस घुसपैठियों को परवाह ही नहीं है इस सरकार से किसी भी तरीके की। तो व्यूअर्स, एक्चुअल टॉपिक होता है अब स्टार्ट। ये जो आप पिछले घुसपैठियों की प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये भारत में हो रही है। हमें अपने देश से मतलब है, हमें मतलब नहीं है किसी और देश से। और घुसपैठिए हर तरफ से आ रहे हैं, वो चाहे बांग्लादेश से आ रहे हो, या उधर, या पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हो, या और बाकी कंट्रीज की तरफ से आ रहे हो, चाहे वो बर्मा वगैरह हो या कुछ भी हो। घुसपैठियों की समस्या बढ़ती जा रही है। पहले की जो सरकार थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया। पिछली सरकारें जो तृणमूल कांग्रेस वगैरह थी, टीएमसी वगैरह थी, उसने बिल्कुल भी स्टेप नहीं लिए। उसने किसी तरह से बॉर्डर्स को बिल्कुल खुला छोड़ दिया, भगवान भरोसे छोड़ दिया। अब जो नई सरकार है वो इस पे ध्यान दे रही है, कारण उसका वोटिंग पॉलिटिक्स ही है, पर किसी न किसी तरह हमारे भारत के फेवर में है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट साफ कहता है कि इन लोगों का पता लगाना बहुत जरूरी है और इनके डॉक्यूमेंट्स की छानबीन करना बहुत जरूरी है, इनको अपने देश पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। अब हमें देशों को मनाना पड़ेगा जहां से ये लोग आए हैं। बांग्लादेश मानने को तैयार नहीं है, वो तो बॉर्डर खींचने तक नहीं दे रहा चाहता। वो तो चाहता है कि सारे लोग यहां आ जाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेशर में है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया, अगर आने वाली सरकारें इस पे ध्यान नहीं देती, तो यही स्थिति यहां के नागरिकों की भी हो जाएगी। क्योंकि जो आपको मैंने वीडियो पिछला वाला दिखाया था, उसमें शक्लों से तो आप पहचान ही नहीं सकते। लोगों ने यहां पे शादियां कर ली, एक तरह से मिक्स प्रोजेनी हो चुकी है, लोग बाग मिक्स हो चुके हैं। शक्ल से पता नहीं लगता कि वो पूरे बांग्लादेश हैं। कुछ लोगों का तो पता चलता है जो बूढ़े हैं या पुराने, पर जो नए नवयुवक आ रहे हैं वो तो मिक्स हो चुके हैं। उनके कागजों को चेक करना बहुत जरूरी हो गया है। अब जो इलीगल इमिग्रेशन जो है,
उसका कारण कई है। एक तो वो जो मैंने शुरू में आपको बताए थे वो सब चीजें हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जनसंख्या विस्फोट है। अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर आप ये कहें कि ज्यादातर ये जो घुसपैठी है वो मुस्लिम है। धर्म का बिल्कुल सिस्टम ही अलग है वहां पे। ज्यादा शादी, ज्यादा बच्चे, ये एक नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। ज्यादा पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक चेंज करना आईएसआई का या पाकिस्तान का एक तरीका है। उनकी बहुत सारी तंजीमें यहां बैठी हुई हैं, वो कोशिश यही करती है किसी तरह से घुसपैठियों को यहां घुसाया जाए, बॉर्डर को पार कराया जाए और फिर यहां पे इलीगल एक्टिविटीज कराई जाए, असंवैधानिक गतिविधियां कराई जाए। तो ये समस्या रहने वाली है अगर सरकार ध्यान नहीं देती। ये तो सुप्रीम कोर्ट है जो बार बार कह रहा है कि इनकी पहचान करो, इनका ध्यान दो। अब ये जो घुसपैठिए हैं ये सारी सब्सिडी खा जाते हैं, भूमि को कब्जा लेते हैं, सारे पर्यावरण पे प्रेशर डालते हैं, सारे रिसोर्सेज पे प्रेशर डालते हैं। जो भारत के नागरिकों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, जो जेन्युइन नागरिक हैं, उनकी सब्सिडी ये लोग खा जाते हैं। शादियां भी यहीं करते हैं, बच्चे भी यहीं पैदा करते हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस कर देते हैं। अब इसका तरीका क्या रहेगा? हालांकि जो हो चुका 70 सालों में, 71 के वॉर के बाद ये लोग आना स्टार्ट करे हुए थे और उसके बाद ये बढ़ते ही चले गए। उसके बाद सरकारों ने भी, जो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो सरकारें रही हैं, कम्युनिस्ट पार्टी रही है, तृणमूल कांग्रेस रही है, उन लोगों ने बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं दिया। और जो म्यांमार से जो लोग भगाए गए थे, घुसपैठियों को निकाला गया था, वो भी यहां पे आके बस गए, जिनको रोहिंग्या अक्सर कहते हैं। अब अगर मैं समस्याएं गिनाऊं तो हजारों समस्याएं जो इनके द्वारा बढ़ रही हैं। तो घुसपैठियों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है अगर हमारे को अपने देश को बचाना है, हमारे को अपने अधिकारों को बचाना है, देश को लोकतांत्रिक रखना है, तो ये सब बहुत जरूरी है। अब ये कुछ यूरोपियन कंट्रीज है जहां पे कहीं ना कहीं इमिग्रेशन का प्रेशर है, लोग बाग यहां से जाते हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो यहां से जाते हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है क्योंकि वहां पे व्यवस्था अच्छी है, अच्छी इनकम है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, बेरोजगारी नगण्य है या कम है, पॉपुलेशन भी कम है। उसके अलावा किसी तरह का कोई युद्ध में नहीं है, क्योंकि अभी तक यूरोप में कोई ऐसा इस तरह का युद्ध झेला नहीं, क्योंकि जब से यूरोपियन यूनियन बनाया तो और नाटो बनाया तो युद्ध की समस्या वहां से समाप्त हो चुकी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई युद्ध हुआ नहीं है। तो ये जो सारी कंट्रीज मैंने आपको बताई है उसमें भी माइग्रेशन की समस्या है। हालांकि वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं, जैसे हाउसिंग, जॉब्स जिसको रोजगार कहते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर उनका अफेक्टेड है, एजुकेशन भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड, सिक्योरिटी को कहें तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती रहती है, जिस तरह से वॉर अब मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं, और सोशल इंटीग्रेशन की एक समस्या तो है ही। अब हमारे को क्या करना है या देशों को क्या करना है, भारत को क्या करना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे को हमारे बॉर्डर्स पे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा अगर हमारे को अपने अधिकारों को बचाना है। तो अगर भारत को एक लोकतांत्रिक देश रखना है तो यह बहुत जरूरी है, वरना करीब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार करीब 2 करोड़ लोग भारत में हैं जिनको पहचानना भी बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ इन घुसपैठियों के लिए ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि यूएनओ का कहीं ना कहीं प्रेशर है, और हमें उन देशों को मनाना भी पड़ेगा, जैसे बांग्लादेश को मनाना पड़ेगा। हालांकि वो मानने को तैयार नहीं कि किस तरह से इन घुसपैठियों को वापस भेजा जाए। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं भारत झेल रहा है, और ये अब सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो किस तरह की पॉलिसी बनाती है, कैसा क्या करती है। हालांकि वेस्ट बंगाल के चुनावों के बाद काफी कुछ समस्याएं हल होने को आई हैं। अब आप जानते हैं जो नेपाल की प्रॉब्लम रही है वो भी दक्षिण पूर्व का जो दक्षिण पूर्व का जो जिला था उस जगह हुई है जहां पे बांग्लादेशियों का बहुत ज्यादा प्रेशर है। उसी तरह की समस्याएं सारे बॉर्डर्स पे, भारत के सारे बॉर्डर्स को घेरा हुआ इन घुसपैठियों ने, और किसी भी तरह की वो गतिविधियां कर सकते। अगर यही हाल रहा तो हमारे जो राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर होते चले जाएंगे, और ये लोग अपना वर्चस्व बनाते चले जाएंगे। ना ये पढ़े लिखे हैं, उग्रवादी भी इनके अंदर है, कहीं ना कहीं जिहादी भी इनके अंदर है। तो भारत की सरकारों को बहुत ध्यान से इनको देखना पड़ेगा। अगर इसी तरह से रहा, मैं ये डिस्कशन आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसको किस तरह से देखते हैं, आगे सरकार को कैसे प्रेशराइज करते हैं कि वो इसको कंट्रोल करे। हालांकि सरकार तो काम कर ही रही है, पर हम काफी लेट हो चुके हैं, 70 साल निकल चुके हैं ये प्रॉब्लम को झेलते हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से ये समस्या चल रही है और वो अभी तक सॉल्व हो नहीं रही है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। मैं आपका होस्ट मयंक नरूका। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मेरे चैनल का नाम है एडवोकेट मयंक नरूका। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।